मेरा नाम श्रद्धा है। मैं गोविंदपुर में अपने बेटे और देवर के साथ रहती हूँ। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कैसे मेरे देवर ने मुझे एक दिन मेरे देवर के पास अचानक से न जाने कहाँ से बहुत पैसे आ गया था। हमारा ताल्लुक गरीब घराने था, लेकिन अचानक से इतना पैसा आना मेरी समझ से बाहर था। मैं विधवा थी। कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था। मेरा एक बेटा था 9 साल का। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और अब मेरी उम्र 24 साल की थी। पति के देहांत होने के बाद मेरे पास सिर्फ देवर का सहारा था। मेरे मायके में सिर्फ मेरी माँ थी, जो कि मेरी शादी के कुछ साल बाद दुनिया से चले गए थे। बाकी किसी रिश्तेदार ने मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे और मेरे बेटे को कोई सहारा देंगे। इसलिए मैंने देवर के साथ रहने का फैसला कर लिया। मेरे दूर के रिश्तेदार आकर मुझे समझाने लगे कि देवर मेरे लिए गैर मर्द है और मुझे उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो मैं उनसे कहती कि आप लोग मुझे अपने घर में रख ले, लेकिन मेरी यह बात सुनकर वह सब खामोश हो जाते। आज के ज़माने में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, लेकिन मेरे देवर ने मुझसे वादा किया कि वह मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनेगा। हमें सबने बहुत परेशान किया कि हमारा एक छत के नीचे रहना गलत है, लेकिन इसके बावजूद कोई मुझे साथ रखने को तैयार न था। मुझे समझ आ गई थी कि लोगों को सिर्फ बातें बनाने आते हैं। अगर लोगों को मेरी इतनी फ़िक्र होती तो वो मुझे सहारा देते, लेकिन उन सबको मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना था और कुछ नहीं। मैंने अलग इलाके में रहने का फ़ैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि उस इलाके का माहौल सही नहीं है। मैंने इस इलाके के बारे में बहुत से अफवाह सुनी हैं कि वहाँ औरतों को इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे भाई की इज्जत है और मेरी भाभी हैं। आपको वहाँ रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मेरा भतीजा मेरे मरे हुए भाई का एक ही निशानी है और मैं उसकी देखभाल करने के लिए काफ़ी हूँ और उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। अपने देवर की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई थी, लेकिन मुझे जमाने की बात पर ने परेशान किया हुआ था। फिर मेरे देवर ने कहा कि हम यह जगह छोड़कर कहीं और चलते हैं। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं शहर छोड़कर आ गई। यहाँ पर कोई हमें जानता नहीं था और हमने किसी से बात भी नहीं की। हम अपने बारे में किसी से कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि हमारे रिश्ते पर फिर से सवाल उठ जाते। अगर कोई मोहल्ले के और कोई मेरे घर आते और मेरे देवर और मेरे रिश्ते के सवाल करते तो मैं उसे यही जवाब देती कि वह मेरा छोटा भाई है। फिर इस मोहल्ले में यह बात मशहूर हो गई कि मैं अपने भाई के साथ इस घर में रहती हूँ, इसलिए यहाँ हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। मेरे पास मेरी शादी का जेवर था, जिसे बेचकर हम लोग यहाँ आए थे। उससे पहले ही मेरे देवर ने कारोबार शुरू कर दिया था और उसका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। कुछ समय में ही बहुत सारा पैसा आने लगा। मैंने कई बार देवर से उसके कारोबार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हर बार मेरा जवाब टाल दिया। फिर मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि पैसे आ रहे थे। मेरा देवर अच्छा इंसान था। मुझे उससे किसी गलत काम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। देवर के पास बहुत सारा पैसा आ गया और फिर हमने यह मोहल्ला भी छोड़ दिया और बहुत बड़ा घर खरीद लिया। अब हम बड़े घर में रहने लगे थे। हमारा रहन सहन अमीरों वाला हो गया था। ज़्यादा पैसे आने की वजह से सारे रिश्तेदार गरीब थे और बार बार हमारे घर आने लगे। मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरे देवर का पैसा देखकर सबकी आंखें चमकने लगी थी और मैं उन सबकी आंखों में खटकने लगी थी। वे लोग जिन्हें पहले ही देवर के साथ रहने पर एतराज़ था, अब तो वे और ज़्यादा बढ़कर बोल रहे थे। कुछ ने तो यह कह दिया कि देवर के साथ शादी कर लो वरना अलग हो जाओ, तुम्हारा उसके साथ रहना सही नहीं है। सबकी बातों ने मेरा दिल दुखाया था। वाकई में मेरा उसके साथ रहना सही नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों से जब मैं कहती कि मुझे अपने साथ रख लो तो वो लोग आंखें फेर लेते। बड़े घर में आने के बाद मैंने एक नौकरानी रख ली थी जो हर वक्त हमारे साथ रहती थी, यानी कि मैं घर में अकेली नहीं रहती थी। कुछ दिनों बाद मेरे देवर ने एक और काम शुरू कर दिया। वे हर महीने 20 लड़कियों की शादी करवाता। लड़कियां बहुत ही गरीब घराने से होती। फिर शादी करवाने के बाद इस कपल हनीमून के बजाय तीर्थ यात्रा पर भेज देता और सारा खर्चा खुद उठाता। देवर की इस बात से मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी लड़कियां तीर्थ यात्रा के लिए जाती वापस विधवा होकर आती। मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि ऐसा हर लड़की के साथ होने लगा था। ये बातें सुनकर मेरा देवर भी परेशान हो गया था, क्योंकि उसने ऊपर वाले के दर्शन के लिए यह जिम्मा उठाया था गरीब लड़कियों की शादी करवाने का
और उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजने का, लेकिन यह अजीब किस्म की अनहोनी होने लगी थी। मेरे देवर ने कहा कि मैं इस बात का किसी लड़की को पता नहीं चलने दूंगा कि जो भी लड़की शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वे विधवा होकर वापस आती है। मुझे देवर के बात बहुत अजीब लगी थी। मेरे हिसाब से तो लड़कियों को मालूम होना चाहिए कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले, क्योंकि अजीब और गरीब किस्म का हादसा होता था जो हर लड़की के साथ हो रहा था जो कि तीर्थ यात्रा से वापसी आ रही थी। मैंने अपने देवर को यह बात समझाने की कोशिश की कि लड़कियों को पहले इस बारे में मालूम होना चाहिए कि यात्रा से वापस के वक्त उनके पति का देहांत हो जाता है, लेकिन मेरे इस बात पर मेरा देवर जिंदगी में पहली बार मेरे ऊपर भड़क उठा था। अचानक इस तरह के रवैया ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसके इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। मेरे देवर ने आज से पहले मुझसे इस अंदाज में कभी बात नहीं की थी, बल्कि वे मुझे अपने भाई की विधवा मानता था और उसी अंदाज से वह मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया करता था। लेकिन आज जिस तरह मेरे देवर ने मुझसे बात की थी उसके इस रवैये पर मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। मेरा देवर मुझसे बदतमीज़ी करके जा चुका था, जबकि मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मेरे देवर को क्या हुआ है। मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया और उसे सुला दिया, जबकि मेरी खुद की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे देवर का रवैया दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। मैंने अपने देवर को हमेशा से बहुत अच्छा देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे देवर का जो रूप मेरे सामने आ रहा था मैं किसी भी तरह से यकीन करने वाली नहीं थी। अब तो मेरे देवर दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ होता जा रहा था। आज जब अचानक से उसने मेरे साथ बदतमीज़ी से बात की तो मैं हैरान रह गई। मेरा देवर रात में घर नहीं आया और मैं उसका इंतज़ार करती रही। कहीं न कहीं अब मुझे इस बात पर शक होने लगा कि वह कोई गलत काम करता है, जो कि दिन ब दिन घर में इतना पैसा आना, और अब जो हकीकत मुझे पता चली थी कि लड़कियों को तीर्थ यात्रा पर भेजना और उनके पति का देहांत हो जाना, तमाम सोचें मेरे दिमाग में घूम रहे थे। कड़ी से कड़ी मिलाने पर मुझे इस बात पर यकीन होने लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। उस रात घर वापस नहीं आया था। अगले 3 दिन से घर वापस नहीं आया। मुझे अब काफ़ी परेशानी होने लगी थी कि आखिर मेरा देवर गया तो गया कहाँ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरा देवर 3-4 दिन तक घर वापस ना आए। मैं इसी सिलसिले में सोच रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने अपने कमरे से बाहर आकर देखा मेरा 9 साल का बेटा अपने स्कूल गया हुआ था। तकरीबन दिन का 2 बजे का वक्त था। दिन के इस वक्त मेरा देवर कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन आज इस हालत में मेरे कमरे में आया था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरा देवर शराब के नशे में धुत था। मैंने आज तक अपने देवर को किसी गलत चीज़ को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा था। इस वजह से मेरे लिए काफ़ी बड़ा झटका था कि मेरा देवर शराब पीकर आया है। मेरा देवर से कदम लड़खड़ा रहे थे और वे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं हैरान और परेशान थी। उसका एक अंदाज़ देख रही थी जब वे अचानक ही मेरे पास आया और आते ही मेरे कदमों में गिर गया। मैं हैरान रह गई कि भला इसे अब क्या हो गया। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। शायद उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। वह बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। मेरे कदमों में गिरते हुए अचानक से फूट फूट कर रोने लगा। मैं हैरान परेशान रह गई कि वह रो क्यों रहा है, जबकि रोते हुए वे बेहोश हो गया। यानी दोपहर के इस वक्त मेरे कमरे में आकर बेहोश हो गया। और अगर कोई इस तरह से मेरे कमरे में देख लेता तो शायद मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाता। इस वक्त घर में वो और मैं अकेले थे। जो नौकरानी मेरे साथ रहती थी आज वो भी छुट्टी पर थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरीके से अपने कमरे से बाहर निकालूं, लेकिन जो भी था मुझे हर हाल में इसे अपने कमरे से बाहर निकालना ही था। मैंने जैसे तैसे करके उसे घसीटते हुए अपने कमरे से बाहर निकाला। वो अच्छा खासा था। मुझ जैसे कमज़ोर औरत से कैसे संभला जाता। जैसे तैसे करके मैंने उसे उसके कमरे में तक पहुंचाया और उससे मैं बेड पर लेटाकर अपने कमरे में आ गई। उस कमरे का दरवाज़ा मैंने पहले ही लॉक कर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे के स्कूल से वापसी का वक्त हो चुका था। मुझे अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जाना था। देवर के कमरे में मैंने ताला लगा दिया था ताकि ऐसी हालत में वह कहीं भी न जा सके, और खुद में परेशान थी। मैं अपने बेटे से स्कूल लेने चली गई। बेटे को स्कूल लेकर जब वापस आई तो मेरे देवर अभी तक अपने कमरे में था। अपने बेटे को लाने के बाद मैंने उसे खाना खिलाया और वह ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया। उसके ट्यूशन जाते ही मैंने देवर के कमरे का ताला खोला तो देखा वे अब तक वैसा ही बेहोश पड़ा था। अब मुझे उसकी हालत पर हैरानी होने लगी थी, क्योंकि वे काफ़ी वक्त से ऐसे ही बेहोश पड़ा था। शायद शराब का नशा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वे अपने होश में नहीं आ पा रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि जिससे वह होश में आ जाए। फिर अचानक से मुझे एक ख़्याल आया और मैंने फ़ौरन वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मैं किचन में जाकर पानी का जग भरी और पानी लेकर देवर के पास आई और पूरा का पूरा पानी उसके चेहरे पर पलट दिया। एकदम से पानी गिरने की वजह से हड़बड़ा कर उठ गया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से होश में नहीं था। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल तुम सो जाओ, अब तुम होश में आ गए हो तब मैं तुमसे बात करूँगी। मेरा देवर शायद वाक़ई में होश में नहीं था, इसी वजह से सर हिलाते बेड की तरफ बढ़ गया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि उसकी हालत देखकर मुझे अब रोना आने लगा था। सारा दिन गुजर गया लेकिन मेरे देवर की पूरी तरह से होश नहीं आया। उसकी हालत देखकर मैं अंदाज़ा कर लगा चुकी थी कि आज उसने पहली बार शराब पी थी, क्योंकि अगर वह इस चीज़ का आदी होता तो यकीनन उस पर इतना गहरा असर ना होता। तकरीबन रात के 11 बजे अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मेरा बेटा जो कि सो चुका था, मैंने एक नज़र उसको देखा और एक नज़र दरवाजे को। मुझे कहीं न कहीं यकीन था कि दरवाजे पर मेरा देवर ही होगा, क्योंकि सारा दिन बीत चुका था तो मुझे इस बात का यकीन था कि अब मेरे देवर का नशा उतर चुका होगा। अब मुझे हर हाल में उससे वजह जाननी थी कि आखिर में वह क्या करता फिर रहा है। मैं बेड से उतरी और अपने बेटे का आराम का ख्याल करते हुए धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलने के बाद मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरा देवर बाहर खड़ा था, लेकिन दोपहर के मामले में इस वक्त बेहद अलग बोलने में था कि उसकी नज़र झुकी हुई थी, बाल गीले थे। यकीनन वह शावर लेकर वहां पहुंचा था। वह उसकी झुकी नज़र इस बात का इकरार कर रहा था कि अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी शर्मिंदगी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मुझे इस बात को जानना था कि आज उसने इतना घटिया काम क्यों किया था। मैंने उससे पूछा, तुमने आज शराब पी थी? उसने मेरे इस सवाल पर वह मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने धीरे से सर हिलाया। यह बातों में मैं पहले ही समझ चुकी थी कि शराब पीकर आया है। वह तो बस मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी। जैसे ही उसने सर हिलाया मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्यों पी थी तुमने शराब? तो वह मुझे देखकर नज़रें ना मिला पाया। शर्म के मारे नज़रें झुका ली। मैंने उसे दोबारा पूछा कि आखिर तुमने शराब पी थी? मेरी बात सुनकर मेरा देवर अपने सर झुकाकर कहने लगा कि मैंने जानबूझकर शराब नहीं पिया था। मेरे दोस्त ने मुझे यह कहकर पिला दी थी कि ये सिर्फ एक सादा सा शराब है। मुझे पता ही नहीं था मेरे अमीर दोस्त मुझे कोई नशा और दवाई मिलाकर खिला देंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं यकीनन हरगिज़ पीता नहीं। मुझे अपने देवर की इस बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि यह बात तो मैं पहले दिन से ही जानती थी कि मेरा देवर बिल्कुल गलत इंसान नहीं है, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह था। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह ही देखभाल की थी और वह भी मुझे अपनी बड़ी बहन का रुतबा देता था। मैंने उसे बड़ी बहन होने के नाते समझाया कि तुम इस तरह के अमीरों दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दो, लेकिन मेरी यह बात सुनकर उसने अचानक से अपना सर उठाया और घूरने वाली नज़रों से उसने मुझे देखा। वह एक पल के लिए मुझे हैरान कर गया और फिर जो उसने बोला तो उसके अल्फाज मुझे हैरान कर गए। वे कहकर रुका नहीं था, बल्कि अपनी बात पूरी करके वहां से चला गया था। जाते जाते यह भी कह गया कि मैं अब तकरीबन 10 दिन तक घर नहीं आ सकूंगा और इन 10 दिनों में उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसे उसे पूरा करना है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वह क्या काम करता है जिसकी वजह से उसके पास इतना पैसा आ रहा है और यह कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें उसे 10 दिन के अंदर ही पूरा करना है। लेकिन मेरी बात सुनने से वह अपनी बात कहकर यहाँ से जा चुका था। उसकी कही बात मुझे परेशान कर गई, क्योंकि उसने कहा था कि उसके दोस्त की वजह से तो उनके घर पर इतनी दौलत आ रही है। उसके अमीर दोस्तों ने ही तो उसे ऐसा काम बताया था कि जिसकी बदौलत वह चंद महीनों में इतना अमीर हो गया और अब वह किसी भी कीमत पर इस काम को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इस काम को अपनाना बहुत आसान है लेकिन इस काम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसका बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज पूरे 4 दिन गुजर चुके थे लेकिन मेरे देवर का कोई पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर आखिर कहाँ गया है और क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से उसे चंद दिनों में इतने पैसे मिल रहे हैं। मैं हैरान परेशान थी, बस यही सोचते रही कि आखिर ऐसा कौन सा काम करता है, लेकिन जवाब ना मिला था। ठीक 10 दिन बाद
मेरा देवर घर वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि आखिर 10 दिन तक कहाँ था, तो उसने मुझे बताया कि वह दुबई गया हुआ था। उसकी यह बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वह शहर से बाहर जा रहा है। और ज़िंदगी में ऐसी पहली बार हुआ था वह मुल्क से बाहर गया हुआ था, क्योंकि आज से पहले तो वो मुल्क में रहकर ही काम करता था। अक्सर वह शहर जाता रहता और मुझे बता कर जाता कि वह दूसरे शहर जा रहा है काम के सिलसिले में, लेकिन आज तो बात उसने मुझसे कोई नहीं बताई थी। उससे मैं हैरान हो गई, क्योंकि दूसरे मुल्क जाना तो इतना आसान काम नहीं होता। मैंने उससे पूछा कि दुबई में तुम क्या कर रहे थे? मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का हार मेरे सामने रख दिया। इसे देखकर मेरी आंखें चमक गई, क्योंकि रात में इस वक्त खूबसूरत लाइट की रोशनी में वह सोने का हार चमक रहा था। उस हार को देखती ही उसकी कीमत का अंदाजा लग जा चुका था। शायद नहीं, यकीनन वह बहुत ही महंगा हार था। मैंने अपने देवर से पूछा कि यह कहाँ से लाया, तो उसने कहा कि दुबई के शेख ने उसे तोहफे के तौर पर दिया है। तो मुझे उसकी बात पर हैरत हुई। भला इतना महंगा तोहफा कोई बिना वजह क्यों दे देगा? मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि आप आम खाए गुठली मत गिने, ये हार आपके लिए लाया हूँ तो बेहतर है इसे मेरे तरफ से तोहफा समझकर रख ले। लेकिन मैंने अपने देवर से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम क्या काम करते हो तब तक मैं यह नहीं रखूंगी। जबकि मेरे इस धमकी पर मेरा देवर परेशान हो गया और वह हार लेकर वहां से चला गया। मुझे अब हकीकत जाननी थी, क्योंकि आज से पहले मेरे देवर ने कभी मेरा कोई हुक्म नहीं टाला था। आज वे इस तरह वहां से चला गया बगैर कोई जवाब दिए, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। और उसके इन सारे मामलों को 1.5 साल गुजर चुका था। अब अक्सर ही मेरा देवर मुल्क से बाहर जाने लगा था, दुबई तो कभी कहीं। मैं जब भी पूछती तो वह मुझे यही कहता कि आप परेशान ना हो, आप बस आपकी ज़रूरत हर चीज़ आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगी। एक दिन वह मुझे कह रहा था कि दुबई जा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुबई नहीं बल्कि कहीं और जा रहा है। उसी वजह से मैंने उससे जिद की कि मैं भी तो विधवा हूँ, तो मुझे भी तीर्थ यात्रा पर भेज दो। पहले तो मेरी बात सुनकर वह हैरान हुआ, फिर उसने हाँ में अपना सर हिला दिया और अगले महीने उसने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। लेकिन वह भूल गया था कि वे मुझे अकेले भेजना चाहता था। लेकिन हकीकत में मैं उन्हीं लड़कियों के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। लेकिन तीर्थ पर पहुंचते ही जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं न तो तीर्थ यात्रा पर पहुंचे बल्कि उन लड़कियों के साथ साथ मैं दुबई पहुंच गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे वहां देख लिया था और उसने पहली फुर्सत में मुझे वहां से निकाल कर वापस भेज दिया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं अभी कुछ दिन दुबई में रहने वाला हूं और वापस आकर मुझे सब कुछ बता देगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक से मेरे घर का दरवाज़ा बजा तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं डर गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सामने ही मेरा देवर खून से लथपथ खड़ा था। उसकी सफ़ेद रंग की शर्ट खून से रंगीन थी और चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। उसके माथे से खून टपक रहा था, फर्श पर गिर रही थी। मैंने फ़ौरन से जब पूरा दरवाज़ा खोला तो लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और चंद ही मिनटों में डॉक्टर घर आया। उसने मेरे देवर के तमाम जख्मों को साफ किया और उसे नींद की दवाई देकर चला गया, जबकि बिल्कुल परेशान अपने देवर को देख रही थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है? तुम तो दुबई जाने वाले थे, फिर अचानक इस हालत में कैसे? मेरा देवर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कहने लगा कि गलत का अंजाम भी बुरा ही होता है। मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था तो उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी थी। मैंने अपने रब से दुआ मांगा था कि मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे इस दुनिया में ही मिल जाए। उस दुनिया की सज़ा बहुत ही मुश्किल होती है जो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं इसी दुनिया में भुगत लूँ तो बेहतर है। वह रोते हुए बोला। तो मैंने उससे पूछा कि क्या गलत काम करने लग गए थे तुम? तो उसने मुझसे बताया कि मैं लड़कियों की शादी नहीं करवाता था, बल्कि मैं दुबई के गैंग के लिए काम करता था। गरीब घराने की लड़कियों को शादी के जाल में फंसाकर डॉन के आदमियों से उनकी शादियां करवाकर शादी के बाद उन्हें तीर्थ यात्रा के नाम पर दुबई भेज दिया जाता था। जैसे ही वे लड़कियां दुबई पहुंचती तो उन्हें बेच दिया जाता था। कुछ दिनों तक उसने इस्तेमाल करने के यह कहकर उसने वापस भेज दिया था कि उनका पति मर चुका है, क्योंकि यह बात तो वह लड़की खुद भी नहीं जान पाती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या वही उनके असली पति है या नहीं? उन्हें तो बस यह बताया जाता था कि उनकी शादी इस आदमी से हुई है, लेकिन असल में उस आदमी से शादी नहीं होती थी। उस आदमी सबसे पैसे लिए जाते थे उन लड़कियों के साथ रात बिताने के लिए। इस काम के लिए अलग अलग मुल्कों से लड़कियों का इंतजाम किया जाता था।
मेरे अमीर दोस्त ही यह काम करते थे। हम लोग उन गरीब लड़कियों को शादी का लालच देकर भेज देते और वहाँ उनके साथ क्या होता था ये लड़कियां खुद भी नहीं समझ पाती थी, क्योंकि वे जिन लोगों के साथ रहते थे उन्हें यह लगता था कि यह आदमी उनके पति है, लेकिन हकीकत में उनके पति नहीं होते थे, बल्कि वह लड़कियां उन्हें बेची गई थी। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि वजह मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी और दुबई के आदमियों को मना कर दिया था कि आपसे ये काम नहीं करना चाहता। उस वजह से उसने अपने बंदे भेजकर मुझ पर हमला करवाया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहाँ से बच गया। अपने देवर की सारी बात सुनकर मुझे अपने देवर से नफ़रत महसूस होने लगी थी, क्योंकि वे एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। फिलहाल मैं उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इस वजह से मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके लिए यही सज़ा बेहतर थी, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कहानी में।